गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ना केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बट जो फिजिक्स की एक हिस्ट्री रही है उसमें भी ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन रहा है। डियर स्टूडेंट, नील्स बोहर ने एक नया ये एटॉमिक मॉडल दिया था और प्यारे बच्चों, ये एटॉमिक मॉडल एक मॉडिफिकेशन था सर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, और नील बोहर उनके एक स्टूडेंट रहे हैं, उनकी लैबोरेटरी में उन्होंने काम किया है। एंड नील बोहर वाज वेरी कन्विंस्ड अबाउट द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड ही वाज वेरी होपफुल अबाउट दैट मॉडल। वो मानते थे कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल है और ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फिर भी जो ये एक प्रॉब्लम उस मॉडल में थी, एक लिमिटेशंस था, एंड दैट वाज ए वेरी सीरियस लिमिटेशन कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते थे, या आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, उसके लॉज कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कह लीजिए या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह लीजिए, इट हैज फर्म एक्सपेरिमेंटल बेस, यानी ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो वहां एक कॉन्ट्राडिक्शन टाइप की चीज वहां पे हो रही थी कि आप अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को सही मानते हैं तो फिर वो थ्योरी जो है उसको आप गलत कहेंगे, लेकिन वो थ्योरी गलत नहीं है क्योंकि उसके थ्योरी के एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल बेस है। आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को गलत नहीं कह सकते। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को सही मानते हैं तो फिर ये जो मॉडल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको इमिट करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये फाइनली न्यूक्लियस में गिरेगा। एंड इट डज नॉट टेक सो मच टाइम, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही कोलैप्स हो जाना चाहिए, यानी कि एटम होना ही नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरह का जो कॉन्ट्राडिक्शन था उसको दूर किया नील बोहर ने 1913 में, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। और प्यारे बच्चों, मॉडिफिकेशन क्या था, उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला, क्योंकि 1913 में क्वांटम मैकेनिक्स उस समय बस शुरू ही हुई थी, क्योंकि दिसंबर 1899 में ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स हम जिसको कह सकते हैं उसकी शुरुआत हुई थी। मैक्स प्लांक का जो प्लांक्स थ्योरी थी वहाँ से, टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस फिनोमेना। सो डियर स्टूडेंट, 1913 में बोहर ने यह कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसको आप एटॉमिक स्केल में, एटॉमिक लेवल पर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि आपकी थ्योरी ठीक है, लेकिन ये थ्योरी जब आप एटॉमिक डायमेंशंस में जाएंगे, यानी जब आप इतने छोटे स्केल पे जाएंगे, 10⁻⁻10 मीटर के स्केल पे जाएंगे, तो वहां पर ये थ्योरी नहीं लगेगी, वहां पर अलग थ्योरी लगेगी। यानी एक प्रकार से उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का धीरे धीरे एप्लीकेशन यहां पर डाल दिया था। प्यारे बच्चों, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, और शायद मैंने किसी और वीडियो में भी ये एग्जाम्पल लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज लाइक सम रूल, सम सेट ऑफ रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड इन सर्टेन सिचुएशंस। सो डियर स्टूडेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी रूल इज अप्लाइड इन एवरी सिचुएशन। एग्जाम्पल हमारा क्या है प्यारे बच्चों, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो जब आप मैदान पे क्रिकेट खेलते हैं और बॉल को बहुत तेजी से मारते हैं तो मैदान से बाहर चली जाती है, और प्यारे बच्चों उसको हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा प्लेयर है, सिक्सर इसने मारा है। लेकिन अगर वही क्रिकेट आप अपने घर में या गली में खेलते हैं तो हो सकता है कि आप उन नियम को थोड़ा मॉडिफाई कर दें कि भाई अगर जो ज़्यादा तेज बॉल मारेगा, अगर वो किसी दूसरे के घर में चली गई तो आपको आउट माना जाएगा और बॉल भी आप ही को लानी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, यानी आपने क्या किया, इन डिफरेंट सिचुएशन आपने रूल्स को मॉडिफाई कर दिया। इसी तरह प्यारे बच्चों, नील्स बोहर ने भी रूल्स को मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहां नहीं लगेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। और डियर स्टूडेंट, उन्होंने
जो अर्ली क्वांटम आइडियाज थे और क्लासिकल आइडियाज दोनों का मिक्सअप किया। यानी उसने पूरी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ा भी नहीं, क्योंकि जब आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे कुछ डेरिवेशन करेंगे रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का, वहां हम देखेंगे कि वो क्लासिकल आइडियाज भी लेता है, लेकिन उन क्लासिकल आइडियाज के साथ फिर वो क्वांटम आइडियाज को भी मिक्स करता है। तो नील्स बोहर ने बोहर कंबाइंड क्लासिकल एंड अर्ली क्वांटम कंसेप्ट्स एंड गेव हिज थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट्स। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए क्योंकि क्लासिकल और क्वांटम आइडियाज को उसने मिक्सअप किया था, इसलिए इस मॉडल को कई बार हम सेमी क्लासिकल मॉडल भी कहते हैं, कि ये पूरी तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है बट सेमी क्लासिकल मॉडल है। नाउ डियर स्टूडेंट, जो 3 इसके पोस्टुलेट्स थे इसकी थ्योरी में, उनमें से पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों ओर कुछ स्टेबल ऑर्बिट में घूमेगा बिना किसी रेडिएशंस को इमिट किए हुए। यानी उसने कहा कि ये थ्योरी दे दी कि कॉन्ट्रारी टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये यहां पर रेडिएशंस इमिट नहीं करेगा। ये इसमें वर्ड मैंने लिखा भी है, कॉन्ट्रारी टू द प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कहने के बावजूद भी ये नहीं करेगा, और रीजन वो पहले सजेस्ट कर रहा है कि आप यहां पर सारे नियम क्लासिकल मैकेनिक्स के नहीं लगा सकते एटॉमिक स्केल पर। प्यारे बच्चों, आगे कहता है कि ये हर एक एटम का अपना एक डेफिनेट स्टेबल स्टेट है जिसमें वो रहेगा। ठीक है, अभी उसकी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन कब उठा था? उसकी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन इसलिए उठा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट करेगा, उसके बारे में इसने मना कर दिया कि वो नहीं करेगा, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन को ओबे करे जब वो न्यूक्लियस के चारों घूमे तब। तो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि एटम की जो एक स्टेबल स्टेट है वो उसमें रहेगा, और उन स्टेट्स का नाम दिया प्यारे बच्चों स्टेशनरी स्टेट्स। और इसको प्यारे बच्चों स्टेशनरी स्टेट्स, और एक इसका और भी नाम है पार्किंग ऑर्बिट्स। पार्किंग ऑर्बिट्स यानी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, मान लीजिए इस ऑर्बिट में घूम रहा है या इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है बिना रेडिएशन को इमिट किए, उन को स्टेशनरी स्टेट्स या पार्किंग ऑर्बिट्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, पार्किंग ऑर्बिट्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपने कुछ जगह देखा होगा कि पार्किंग का एक डेफिनेट स्टाइल होता है। जैसे साइकिल की पार्किंग के लिए पहले क्या होता था कि 2 सेमी सर्कुलर शेप के रोड लगा देते थे, तो साइकिल का पहिया उन्हीं रोड के अंदर होना चाहिए ताकि तरीके से पार्किंग लगे, साइकिल एक दूसरे में ना घुसे। या आपने देखा होगा कुछ जगह, जैसे आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में ऐसा हो सकता है, या कई हॉस्पिटल्स में भी होता है, नाम लिख दिया जाता है, ये नाम डॉक्टर दिस वन, उसकी गाड़ी यहाँ रहेगी, या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या टीचर के नाम से वो लिख दिया जाता बोर्ड के यहाँ पे यही रहेगा। और वहाँ एक जगह भी एक फिक्स होती है कि कई जगह तो मार्किंग होती है कि इस मार्किंग से बाहर आपकी गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स हैं वो तय हैं, फिक्स हैं, जिनको हम पार्किंग ऑर्बिट्स कह सकते हैं या स्टेशनरी स्टेट कह सकते हैं। सेकंड पोस्टुलेट में वो बताता है कि कौन कौन सी स्टेट्स है वो स्टेशनरी स्टेट होगी। एक प्रकार से कहें वो डिफाइन करता है कि एक तो मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट ये है, एक एनर्जी स्टेट ये है, यानी ये 2 ऑर्बिट्स हैं। तो पहले बच्चों ये 2 ही क्यों हैं? ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट में बताता है कि ये 2 ही क्यों है, बीच में तीसरा क्यों नहीं, यानी ये पार्किंग ऑर्बिट क्यों नहीं बना, ये ही क्यों बना। तो इसको वो सेकंड पोस्टुलेट में डिफाइन करता है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एज यू नो, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L, सो L मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ h/2π। ये यहां पर इसका क्वांटम आइडिया आ गया प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स आप अगर ध्यान करें, मैक्स प्लांक्स ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो ला दिया था E = h न्यू, उसमें वो क्या कहता है कि फोटोन का एनर्जी कैनॉट हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, इट मस्ट हैव सम फिक्स्ड वैल्यू, h न्यू और इट्स ट्वाइस और इट्स थ्राइस और इट्स 4 टाइम्स और इट्स 5th टाइम, बट द इंटरमीडिएट वैल्यूज अमंग दीज वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात इन्होंने, अब देखो ये क्वांटम पे घुस गए हैं,
वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो h/2 है उसका मल्टीपल होगा। इट मींस प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम या तो होगा कितना h/2 या होगा 2h/2 या होगा 3h/2 या होगा 4h/2। इनके बीच की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो सीधी सी बात है कि उसका एंगुलर मोमेंटम है h/2। अब दोबारा वो उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2 होगा, और तीसरा ऑर्बिट वही होगा जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम 3h/2 होगा। बीच की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों सेकंड पोस्टुलेट को समझाने के लिए मैं आपके पास एक डिवाइस लेकर आया हूं छोटा सा। हालांकि इस एपरेटस को आप जानते हैं, इट इज द किट फॉर स्टडिंग द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीना डायोड। ओके बच्चों, सो आई एम नॉट हेयर टू टीच यू इलेक्ट्रॉनिक्स बट माई ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। प्यारे बच्चों माई ऑब्जेक्टिव इज, आप यहां पर देख रहे हैं ये दो नोब, इनको हम रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट मीन्स दे आर हैविंग वेरिएबल रजिस्टर वैल्यू। प्यारे बच्चों ये रियोस्टेट आपने अपनी लाइफ में अपने घर भी देखा होगा फैन के लिए। प्यारे बच्चों मान लीजिए आप अपने कमरे में सो रहे हैं और फैन ऊपर चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे आप सो रहे हैं। और प्यारे बच्चों मौसम अभी तो देखो सर्दी है, अभी तो कोई नहीं चलाएगा, सर्दी बहुत अच्छी चल रही है आजकल, 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो रहा है, अभी पैरों में भी ठंड लग रही है। तो प्यारे बच्चों जब सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होती है तो एक मौसम ऐसा आता है जिस समय आप पंखा चलाते हैं तो सर्दी लगती है और बंद करते हैं तो गर्मी लगती है। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों वही मौसम चला हुआ है, आपने पंखा चलाया हुआ है, आपको गर्मी लग रही है, तो आप अपने भाई या बहन से कहते हैं भाई पंखे को तेज कर दीजिए। प्यारे बच्चों पंखा घूम रहा है गोल गोल, तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम है। उसने क्या किया, पंखे को तेज किया। तो पंखे को तेज करने के लिए जो नॉब होती है आपके घर, उसे हम कहते हैं रियोस्टेट। प्यारे बच्चों पहले के टाइम में जो पंखे को तेज या धीरे करने के लिए जो नॉब आती थी वो ऐसी आती थी। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मैं इसको माइक के पास लेके आता हूं, आप शायद इसकी आवाज सुन रहे होंगे। ठीक है, ऐसा रियोस्टेट उसमें लगता था पहले। तो मान लीजिए आपके भाई ने, आपकी सिस्टर ने उसको 1 पॉइंट आगे किया, तो आपको गर्मी लग रही थी। जैसे उसने 1 पॉइंट आगे किया, पंखा तेज हो गया, एंगुलर मोमेंटम बढ़ गया, आप कहेंगे सर्दी लग रही है। अब आप उसको क्या करेंगे, आप उसको कम करेंगे, अब गर्मी लग रही है। रीजन क्या है कि रीजन ये है प्यारे बच्चों कि पंखा या तो इस वैल्यू पे रहेगा या इसकी दूसरी वैल्यू पे रहेगा, बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब जब आप इसको चेंज करते हैं तो पंखे का एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। तो प्यारे बच्चों या तो एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू पे रहेगा या इस वैल्यू पे रहेगा, बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यही बात इलेक्ट्रॉन के लिए है कि या तो इतना एंगुलर मोमेंटम या इतना एंगुलर मोमेंटम। फिर आप कहेंगे भाई एंगुलर मोमेंटम ही करना है तो आपने रेडियस क्यों बढ़ाई? क्योंकि प्यारे बच्चों यहां अगर इलेक्ट्रॉन को अपना एंगुलर मोमेंटम बदलना है तो प्यारे बच्चों उसको रेडियस बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये हम इससे अगले टॉपिक में बताएंगे कि क्यों उसको रेडियस बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर इसका रेडियस नहीं बदला तो इसका वेलोसिटी नहीं बदल सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, पंखे के केस में तो बदल जाता है। नाउ आजकल क्या हो रहा है, आजकल दूसरी तरह के रियोस्टेट आ रहे हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पहले के रियोस्टेट की, कि आपने एक पे किया तो सर्दी लग रही, एक पे किया तो गर्मी लग रही, बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आजकल रियोस्टेट ऐसा है, देखो इसमें हर वैल्यू पॉसिबल है, इसमें कोई आवाज नहीं आएगी आपको। यानी अगर आपको इस पे सर्दी, इस पे गर्मी है, तो आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। इसमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कोई भी हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स every value is not possible, only certain values are possible for angular momentum of electron. So this postulate is also a very bold postulate from Niels Bohr. Now प्यारे बच्चों, the third postulate from Sir Bohr is कि एक इलेक्ट्रॉन might make a transition
फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। देखो क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, यानी दोज ऑर्बिट्स इन विच इट इज नॉट गोइंग टू रेडिएट एनी टाइप ऑफ एनर्जी वेदर यूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज प्रेडिक्टिंग और नॉट। तो प्यारे बच्चों, वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है। वो कहता है कि वो अगर एक स्टेट में है, हायर स्टेट से है, तो वो लोअर स्टेट में आ जाएगा, लेकिन जब वो हायर से लोअर में आएगा देन इट विल इमिट एनर्जी, बट दैट एनर्जी हैज अ डेफिनेट वैल्यू। और फिर वहां पे वो आइडियल आता है कहां से, आइंस्टीन सर का, यानी वो प्लैंक सर का और आइंस्टीन सर का जो मिक्सअप और कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स का मिक्सअप यहां पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। वो आइंस्टीन सर का आइडिया लेकर आता है। वो कहता है, क्योंकि आइंस्टीन सर ने एक वर्ड दिया था ना, फोटोन, उन्होंने कहा था कि जब वो यहां से यहां ट्रांजिशन करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, तो वो एक फोटोन इमिट करेगा, और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो बराबर होगी जो इन दो स्टेट्स की एनर्जी है उसके डिफरेंस के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फोटोन एनर्जी, अब देखिए फोटोन एनर्जी एच न्यू फॉर्मूला कहां से लिया, मैक्स प्लांक से। ठीक है, फोटोन वर्ड आइंस्टीन सर से, लाइट वाला। तो वो कहता है कि जो इन स्टेट्स की एनर्जी है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट से, देखो मैंने बोला ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ, हायर एनर्जी स्टेट से वो लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है। और प्यारे बच्चों, जब वो जंप करेगा तो एक फोटोन ऑफ एनर्जी इमिट करेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ फोटोन क्यों कह रहा है, क्योंकि इससे कम या ज़्यादा एनर्जी वो ना तो लेगा और ना ही देगा। और प्यारे बच्चों, जब वो यहाँ से नीचे आ रहा है तो वो फोटोन इमिट कर रहा है, और जब प्यारे बच्चों नीचे से ऊपर जाएगा, इट नीड्स ए फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी, उससे कम या ज़्यादा एनर्जी को वो लेगा भी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एंड डियर स्टूडेंट, अगेन आई सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।